बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी में टेंशन, परेशानी और ज़्यादा सोचना, अभी मैं प्रोग्राम से पहले खोखर साहब से कह रही थी कि ज़्यादा मत सोचें। बहुत सारे लोग जो ज़्यादा सोचते हैं जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए तो ये वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। सो आप ज़्यादा मत सोचें, जो काम वक्त पे होना है उसको वक्त पे करें, टाइम की पाबंदी करेंगे, बहुत सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, खबरों से आगाज़ करेंगे। वीकेंड है, बाय द वे ये ऊपर लिखा हुआ था जी सर्दी की आमद है, मछली का रेट बढ़ गया। मछली बहुत सारे लोगों की मरगूब ग़िज़ा होती है, वीकेंड पे ज़रूर प्लान करें, अच्छा खाना खाएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। वैसे ही हमें बड़ी खुशी होती है हफ्ते का शो करते हुए, क्योंकि कल छुट्टी होती है। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से अपना वीकेंड प्लान करें। हम खबरों से आगाज़ करेंगे, 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। आज की खबरों की तरफ चलते हैं, लेकिन कैसर खोखर साहब और इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे पूछ लेते हैं वीकेंड कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल। मछली अच्छी लगती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लगती है। मछली खाते हैं जी, खाते हैं, मछली खाते हैं, बच्चों के साथ जाकर खाते हैं जी। दैट्स रियली ग्रेट, इसीलिए लिखा हुआ है कि दुकानों पे रश बढ़ जाता है। सो इमरान भाई। अच्छा जी, देखिए बिल्कुल, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पर जैसी खुराक है ना, आप यकीन जाने, मैं गुज़िश्ता रात भी एक दोस्त से बात ये कर रहा था कि हमारे यहाँ पर जितनी बीमारियाँ इंसान को लगती हैं ना, उसकी 80% बीमारियाँ जो है ना वो इंसान के खाने पीने से मुंसलिक है। जब आप अपना खाना पीना बेहतर करते हैं तो आप यकीन जाने आप फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। और दूसरी बात ये आ गई, जो चीज़ें हमारी मार्केट में मिलती हैं या हम बाहर से जो खाना खाते हैं उसका मयार भी उस मुताबिक जो है वो नहीं होता। आपने तो पहले ही डरा दिया, यानी अगर बाहर से खाना खाना है तो सोच समझ। मैं चिकन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जो ब्रायलर है उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप व्हाइट मीट की तरफ आ जाएं, फिश की तरफ आ जाएं। और मैं अपने घर में, आप यकीन जाने, मैं पूरे साल में 6 से 7 महीने जो है वो हमारे फ्रीजर में मछली जो है वो लाजमी होती है, जो कि मैं खुद अपनी प्रेफर करता हूँ अपनी फैमिली को कि वो ब्रायलर गोश्त की बजाय या देसी मुर्ग जो है वो खाएं, या आप मीट की तरफ आ जाएं या आप व्हाइट मीट की तरफ आ जाएं। बस ब्रायलर से तो आप जान छुड़ा लें। सीजनल है और सब लोग इसको एंजॉय कीजिए जी, वीकेंड पे तो खूब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए जी, वीकेंड के लिए हम सबको गुड लक बोलना चाहेंगे। आज की पहली खबर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब दुबई में गए, जहां पर बड़ा इजलास होना था जी। आज भी इजलास होगा और इसका फैसला किया जाएगा। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, जो इंडिया है उसने शुरू दिन से ही पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता रहता है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, सुबह बलूचिस्तान में या सुबह केपीके में जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है, जो अफगानिस्तान में बैठकर या दुबई में बैठकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करता है और दहशतगर्दों को फंडिंग करता है। अब ये जो क्रिकेट है इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के मैदान में वो दुश्मनी पाकिस्तान से ले रहा है और क्रिकेट में मैं कहता हूँ पाकिस्तान, जब इंडिया से लाखों सिख जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं, अभी भी हैं, आए हुए हैं। वो 555वीं जो बाबा गुरु नानक की बरसी है, जन्मदिन है, जन्मभूमि है, उस पर आए हुए हैं। तो अगर वो सिख आ सकते हैं और वो ननकाना साहब गुरुद्वारा, डेरा साहब और वो जेलम और नारोवाल जो है वो करतारपुर जो है वहाँ गए हैं, वो सारे आज़ाद घूमते रहे, किसी ने उनको नहीं रोका, कोई ऐसी अमनोमान की सूरत खराब नहीं हुई। पाकिस्तान उनके लिए और इतना वेलकमिंग बिहेवियर है, खासतौर पे लाहौरियों का, क्योंकि मेरा रिसेंटली एक मॉल में बड़ी तादाद में सिख थे और हर कोई उनके साथ पिक्चर्स बना रहा है, रुक के लाहौरिये, मतलब इतना वेलकमिंग। तो वो आ सकते हैं, तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं इंडिया की आ सकती है? इंडिया जो है ना वो दुश्मनी ले रहा है पाकिस्तान से और खेल के मैदान में जो है ना दुश्मनी को सियासत ला रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो डट जाए, इसके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाए कि या तो फिर अगर पाकिस्तान में हो, अगर चैंपियन ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में नहीं होती तो फिर कहीं भी ना हो, कहीं पे भी ना हो। इमरान देखिए जी बिल्कुल, चलें, पॉलिटिकली तो सारा सिनेरियो जो है वो खोखर साहब ने डिस्कस कर दिया है। खेल के हवाले से मैं बात करूँ, और जो बात आपने की है कि जब भारतीय पाकिस्तान में आते हैं तो उनका कैसा इस्तकबाल जो है वो किया जाता है, खुले दिल से हमने खेल के मैदान, इवन यहाँ पे लाहौरिये तो जो उनके भारतीय फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छे बड़े जबरदस्त तरीके से दाद भी दे रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कुछ दिन पहले ना सहवाग का इंटरव्यू जो है, भारतीय जो क्रिकेटर है उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी जाने का, जब आप जाते थे मैच खेलते थे तो वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या जो आपको हमेशा याद हो? उन्होंने ये कहा कि जी मैंने शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा चले, मैं लाहौर आए हुए हैं तो चले थोड़ी शॉपिंग कर लें, अंदरून की तरफ हम गए।
कहते आप यकीन जाने मैं जब वहाँ पर जिस भी दुकान पर गया, स्पेशली वो उन्होंने एक वाकया सुनाया, कहता मैं एक दुकान पर गया, वहाँ से मैंने साड़ी लेनी थी अपनी फैमिली के लिए। कहता जब मैं साड़ियाँ लेने गया तो उस दुकानदार ने मुझे देखा और इतना वेलकम कहा कि उसने खाने पीने की चीज़ें मंगवा ली। और उसके बाद मैंने जब उससे साड़ियों की कीमत पूछी, उसने कहा सर आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात कर रहे हैं आप हमारे हमसाए मुल्क से आए हैं, हमारे मेहमान हैं आपने। उसने कहा जी मैंने ज़्यादा लेनी है। कहता सर आप जितनी मर्जी लें। कहता मैंने 15 साड़ियाँ ली और उस दुकानदार ने बिल नहीं लिया, बल्कि वो साथ उसने मुझे खाना भी पैक करवा के दिया जो कि मुझे पसंद आया। मतलब इतना वालेहाना इस्तकबाल जो है वो पाकिस्तान में किया जाता है। बात इस तरह है कि यहाँ तो ये हो कि पाकिस्तान कभी इंडिया में खेलने नहीं गया, हमेशा पाकिस्तान गया। जब इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं भी आता था तब भी पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया में जाती थी। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप अपनी क्रिकेट को, खेलों को सियासत से दूर रखें। पूरी दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं जो बाज़ाहिरी तो एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन वो ट्रेड जो है वो एक दूसरे के साथ करते हैं। वो कहते हैं भाई ये ठीक है, हमारे ख्यालात नहीं मिलते, ठीक है, हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा रहता है, लेकिन हम अपनी मईशत को तो खराब नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ये चीज जो है वो भारत को भी देखने की जरूरत है कि भाई अगर वाकई आप चाहते हैं कि खेल जो है वो तरक्की करे तो फिर इस तरह नहीं होना चाहिए ना। अगर आप दुबई में जाके खेलने के लिए तैयार हैं तो भाई पाकिस्तान में आप क्यों नहीं आना चाहते? लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में हर किस्म की सिक्योरिटी जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। और ये बड़ी अच्छी बात है कि चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो देखे ना, बिल्कुल वो जुमेरात से वहां पर दुबई में है और उन्होंने साफ जो आईसीसी का इजलास हुआ है उन्होंने बिल्कुल वहां जाकर यही कहा कि हाइब्रिड मॉडल उन्होंने किसी सूरत नहीं कबूल ना होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भारत को आखिर मसला क्या है जब वो सिक्योरिटी रीजन बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी रीजन पाकिस्तान में देखे। अच्छा मुझे ये बात बताएं कि बाकी टीमें भी तो यहाँ आती हैं ना, उन्हें तो कभी सिक्योरिटी रीजन, भारत को ही क्यों ऐसा सिक्योरिटी रीजन जो है वो नजर आता है? बेसिकली वो पाकिस्तान को हर जगह पर तनहा जो है वो करना चाहते हैं। आपको ये भी पता है कि जब भी किसी मुल्क में क्रिकेट का इंटरनेशनल इवेंट होता है, अब देखें हमारा कौमी खेल है तो हॉकी, लेकिन आपको हर गली मोहल्ले में हॉकी की बजाय क्रिकेट जो है वो नजर आएगी। वो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा कौमी खेल बन गया क्रिकेट। अब क्रिकेट जब भी किसी मुल्क में कोई ट्रॉफी होती है, चैंपियन लीग होती है या ट्रॉफी होती है, तो वो सिर्फ ये बात नहीं होती कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लोग जो हैं वो लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो उस मुल्क को इकट्ठा होता है, ठीक है। एड्स के हवाले से हो या वैसे और काफी चीजें जो है मुख्तलिफ राइट्स मिलते हैं, ठीक है। और यही बात है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे। अब आप ये देखें ना कि जो श्रीलंका का वाकया, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, मुझे ये बताएं कि अल्लाह माफ करे क्या वो पाकिस्तान खुद कर सकता है? किसी और मुल्क ने ही करवाया होगा ना, तो वो चीजें सामने भी आ गई थी। लेकिन किसने उसके करवाया? बाद से सारी टीम्स आती रही हैं, सारी टीम्स आती रही हैं, इंग्लैंड आता रहा है, न्यूजीलैंड आता रहा है, ऑस्ट्रेलिया आता रहा है। भैया आपको क्या मसला है? क्या आप उनसे, आपकी टीम उनसे ज्यादा अच्छी है? बिल्कुल ऐसे, या आपके ज्यादा कंसर्न है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये मामला आता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो फिर अंदरूनी बुग़्ज़ है जिसको वजह बनाकर आप बहुत सारी वजूहात बयान कर रही हैं। बाकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हर जगह से अगर मिल रही है तो फिर आपको कौन से ऐसे सिक्योरिटी खदशात हैं? अलबत्ता अगर यहाँ पर मैच होता है तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, अच्छा मुकाबला देखने में आएगा, बहुत अच्छा वेलकमिंग बिहेवियर लाहौरियों का होता है, नो डाउट कि एक फेस्टिविटी का समा हो जाता है। लेकिन ये जो इंडिया का बिहेवियर है इस पर देखिए जी, आज इजलास होगा तो मजीद क्या अपडेट्स होती हैं ये तो अब टाइम ही बताएगा। लेकिन मुसलसल ये ना जो है ये किसी खदशात के पेश नज़र नहीं है कि आपको सिक्योरिटी का खदशा है या रीज़न, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की एक हटदर्मी है जो कि हमेशा से रही है, जिसका मेरे ख्याल से कोई जो है दूसरा हल नहीं हो सकता। इस पर बारहा जो है वो चेयरमैन साहब की जानिब से कह दिया गया है कि हाइब्रिड मॉडल नामंजूर है। ना देखिएगा इस माहौल में भी अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी ना, आप यकीन जानिएगा इतना वालेहाना इस्तकबाल होगा कि आप यकीन जानिए कि उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो किसी और मुल्क में खेल रहे हैं। ऐसे ही है, इतने जिंदा दिल लाहौरी हैं, एक अच्छा मुकाबला होगा, अच्छा फेस्टिविटी का समा होगा, बड़े अच्छे तरीके से लोग वेलकम कहेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अगली खबर, शहर में स्मॉग की सूरत हाल आपके सामने है और इसके पेश नज़र जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, लाहौर के ग्रीन लाइन मेट्रो बस रूट पर मजमूई तौर पर 65 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें 7 से 12 साल तक ऑपरेशनल होंगी।
आज की ये लीड स्टोरी है, राव दिलशाद हुसैन साहब की खबर है। माहौल दोस्त इकदाम ये किए जा रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये हमें रियलिटी में नज़र भी आए तो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। इमरान, देखिए जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये रियलिटी में ये चीज़ें जो है वो नज़र भी आनी इनके चाहिए। लिए बड़ा लंबा इंतजार तो बहुत पहले जो है प्रोजेक्ट शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन चलें कोई नहीं। अगर पंजाब हुकूमत जो है वो अभी इस पर काम करना चाह रही है, सोच रही है, डिसीजन लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट है और इसमें हर शहरी जो है वो हुकूमत का साथ देगा, ठीक है। और ये अगले माली साल में, हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये अगले माली साल में ये मंसूबा जो है वो शामिल किया जाएगा। मतलब अगर हम वैसे देखें, लगाया गया 5 अरब 52 करोड़, जी बिल्कुल 5 अरब 52 करोड़ लागत का तखमीना जो है वो लगाया गया है। अगले माली साल में इसको शामिल किया जाएगा। मतलब अभी भी इस प्रोजेक्ट को शुरू होते हुए तकरीबन कोई 2 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि 65 माहौल दोस्त बसें जो हैं, जो कि डीजल और पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक जो है बसें होंगी, और ये मेट्रो का जो ट्रैक है, रूट है, उस पर ये चलेंगी, तो बड़ी अच्छी बात है। हम हमेशा यही कहते हैं कि लाहौर में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बेहतर कर दी जाए और इसको बढ़ा दिया जाए तो यकीन जाने शाहराहों पर जो रश है, हर शहरी जिसके घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो अपनी गाड़ियों को कम इस्तेमाल करके इन्हीं बसों को इस्तेमाल करेंगे, आम करेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो, जी बिल्कुल वही हमने बात की है। लेकिन हमारी हुकूमतें करती क्या है, जिस तरह मैं माजी में भी बात करता रहा हूं, हमने सुना हुआ है कि बस क्या आ गया दिसंबर, अब देखिए कब आती है इलेक्ट्रिक बसें। हमारे लाहौर में जब वैगने और ये बसें जो हैं वो चलती थी तो 19 रूट से उनमें से 17 जो है वो बंद कर दिए गए और कहा यह गया कि जी ये जो है माहौल ख़राब कर रही हैं। ठीक है, माहौल ख़राब कर रहे हैं तो आप माहौल दोस्त तभी ले आते, आप बाकी बसेस को तब बंद करते हैं या उन रूट्स को तब बंद करते, ख़त्म करते जब आपके पास उसका ऑल्टरनेटिव प्लान कोई होता। लेकिन आपके पास उसका ऑल्टरनेट प्लान कोई था नहीं और आपने जो है वो बसें बंद कर दी, रूट्स बंद कर दिए और फिर आपने ऑरेंज लाइन और इसके साथ ये मेट्रो चला दी। ये फ़ायदा तो है, ऑरेंज लाइन को चाहे सफ़ेद हाथी जो है कहा जाता है, लेकिन आवाम को फ़ायदा तो है ना कि घंटों का सफ़र, लाहौर के अंदर ही घंटों का सफ़र अक्सर जो हो जाता है वो मिनटों में होता है। मेट्रो जो है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी बसेज जो हैं इस पर तरजीही बुनियादों पर काम जो है वो होना चाहिए और ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। और हम वज़ीर आला साहबा से मुतालबा यही करेंगे कि वो जो हमारे वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने ये ब्रीफिंग दिया और उनका ये बिलाल अकबर साहब, और उन्होंने कल ये तमाम मामला जो है वो डिस्कस किए हैं, तो हंगामी बुनियादों पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ताकि हम अपना ये जो आज दूसरा ना जो पूरी दुनिया है वो 2030 तक जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कारों, इलेक्ट्रॉनिक बसों पर जा रही है और वो तेल की मांग जो है ना वो कम हो रही है, जिसकी वजह से सऊदी अरब वो तेल का जो पैदा करने वाले मुमालिक है वो भी अपने मुतबादल टूरिज्म की तरफ या मुख्तलिफ इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तेल की सनत जो है ना आगे ठप हो जाएगी और सारे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक बसों पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारों पर जा रहे हैं। तो इस वाले से हमारे मुल्क में भी जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कारें और इलेक्ट्रॉनिक बसें आए, इलेक्ट्रॉनिक बसें, और बिल्कुल इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे आए, गवर्नमेंट प्लांट लगाए इलेक्ट्रॉनिक कारों के, इलेक्ट्रॉनिक बसों के, और लोगों को कायल करे कि इलेक्ट्रॉनिक जो डीजल कारें हैं या पेट्रोल कारें हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कारों पर कन्वर्ट किया जा सके। खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या दूसरी जो सरकारी जो बसें हैं या जो निजी बसें हैं उनको जो इलेक्ट्रॉनिक पर तब्दील किया जाए। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि प्लान करे और इसके लिए जो दुनिया है दुनिया के साथ चले। अगर दुनिया इलेक्ट्रॉनिक बसों की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक कारों की तरफ जा रही है तो हुकूमत पंजाब को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके साथ साथ चले और उसके साथ, ताकि हम दुनिया के साथ चलने का हमें मौका मिले। बात ये नहीं ना होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक बसों की तरफ आएँ, आपके पास उनकी मेंटेनेंस का कोई ऑल्टरनेट मौजूद ना और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक बसें खराब होती जाए, उनको ग्राउंड करते जाए। यही होता है खोकर साहब। जी बिल्कुल, आपके पास कोई उसका ऑल्टरनेट प्लान नहीं होता ना। तो ये जो हमारे साथ सीसीटीवी कैमरों का हुआ, सेफ सिटी की, क्या आपके पास उनके पासवर्ड ही नहीं थे? आपके पास उनको मशीनें अस्पतालों में ऐसी होती हैं, आपके पास वो अमला ही नहीं होता जो उन मशीनों को ठीक कर सके, तो बंद कमरों में उन मशीनों को रख दिया जाता है। आपके पास बाहर से बसें आएंगी, यहाँ पर उसका सामान ही नहीं होगा, ऑटो पार्ट्स ही आपके मौजूद नहीं होंगे, आप उनको रिपेयर ही नहीं कर सकेंगे, तो आप उनको ग्राउंड करते चले जाएंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। आपने इतने मसले इसमें डिस्कस कर दिए, आप यकीन जाने कि हर मसले पे पूरा 1-1 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है। कैसे?
हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, अगर वो अपना हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर बेहतर कर लेगा तो तरक्की कर लेगा। लेकिन माजरत के साथ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन पर एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन नहीं, यहाँ पर हर महकमे में एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। जो बात आप कर रही हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ पर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस की बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक कारों की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ नहीं बन रही, यहाँ पर जो चीज़ नहीं बन रही, अगर इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो नरम होनी चाहिए। हम ये आपको भी पता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है तो जितने की वो चीज़ आएगी उतना तो उस पर टैक्स पड़ जाएगा। तो भाई जब आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी खसारे में है, और अगर आपने इसकी मईशत को बेहतर करना है या लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है या टेक्नोलॉजी को जो है वो आम करना है, तो आपको यहाँ पर जो अपनी इंपोर्ट पॉलिसी है उसको नरम करना पड़ेगा। जो टैक्सेस हैं उनकी शरह जो है वो कम करनी पड़ेगी सिर्फ इंपोर्ट चीज़ों पे। आपने एक्सपोर्ट, चले एक्सपोर्ट पर आपने पाबंदी लगानी है, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस बढ़ाने हैं, वो अब समझ लगती है कि वो तो भाई बाहर जो बंदा बैठा है जो चीज़ मंगवा रहा है पाकिस्तान से उसी ने पे करना है ना। लेकिन जो पाकिस्तान में चीज़ें आनी है कम से कम उनको तो आने दें। यही बात है। ये देखें यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, माजरत के साथ मोनोपोली यहाँ पर ये है, आपके यहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री है वो इतना बड़ा माफिया है कि वो बाहर से वो कोई कारें यहाँ पर आने ही नहीं देते, वो कोई गाड़ियाँ बाइक्स आने ही नहीं देते। अब क्या तुक बनता है, आप यकीन जाने, क्योंकि मुझे बाइक्स का शौक है इसलिए मुझे पता है कि मैंने एक बाइक की कीमत मालूम की बाहर, मुझे ये पता चला कि वो बाइक जो है ना वो 5 लाख की है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं और तमाम टैक्सेस पे करते हैं तो आपको पता है कि वो कितने में पड़ रही थी अना 13 लाख रुपए में। तो कौन जाएगा फिर इस तरह? कौन जाएगा? ये सिर्फ बाइक की बात हो रही है ना, बाइक की बात हो रही है। 13 लाख रुपए में कभी बाइक भी मिलती है। खैर आज अगली खबर की तरफ। अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दी गई है। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, ये अर्बन फ्लडिंग जो है दरियाई सैलाब और जो निपटने के लिए इकदाम का जायजा ली गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, और जो बारिश है कि पानी का जो निकासी यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का जो है वो लेवल नीचे करने और स्टोरेज जो है टैंक बनाने की मंजूरी दी गई है ताकि पानी को स्टोरेज किया जा सके। और ये इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि जब भी बारिशें होती हैं शहरों में पानी खड़ा हो जाता है और मामूली सी बूंदाबांदी होती है तो बिजली बंद हो जाती है, और बिजली बंद हो जाती है, ट्रिपिंग हो जाती है, और घंटों घंटों बिजली नहीं आती लोगों की। तो पता चलता जी कि बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी, पानी खड़ा हो जाता सड़कों पर, और सड़कों पर अगर पानी खड़ा हो जाए तो सड़कें भी तबाह हो जाती हैं, क्योंकि सड़कें जो है ना सबसे ज़्यादा सड़कों को अगर कोई तबाह करता है, उनकी उम्र कम करता है, तो वो बारिश का पानी है, पानी खड़ा होने से होती है। तो इस हवाले से हुकूमत को चाहिए कि प्लानिंग करे। लेकिन ये जो अर्बन फ्लडिंग से बचाने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दी गई है, ये पुरानी बातें आप बड़ी देर से सुन रहे हैं। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते थे उस वक्त भी सुनते होते थे, जब चौधरी परवेज़ अली वज़ीर आला होते थे 1900 पहले 2001-2 में, उस वक्त भी सुनते होते थे। लेकिन अभी तक जो वासा और जो हमारा बल्दिया है वो कुछ नहीं कर सका। इस हवाले से ये सिर्फ अखबार प्रेजेंटेशन के हद तक रह जाता है और अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता। चलें जी, ये तो वक्त की हमें ज़रूरत है, और अगर खरीदने की मंजूरी दी गई है तो हम दुआ गो है कि खरीदी भी जाए ताकि ये मसाइल हल हो सके। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर दें। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि हाई कोर्ट की हफ्ते में 4 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़। स्कूलों को हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद। कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां 3 दिन रोकने की तजवीज़। तमाम सरकारी गाड़ियां 10 रोज चेक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इमरान यूनुस जी बिल्कुल, देखें ये बात हम पहले भी करते रहे हैं कि स्मोक के हवाले से जब ये स्कूल बंद हुए थे हमने यही कहा था कि स्कूल जो है उनको बंद करने की बजाय कम से कम हफ्ते में 3 दिन जो है वो कर दिया जाए। तालीमी इदारे जो हैं जिनमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब देखें स्मोक ऑब्वियसली ऐसी एक चीज़ है जिससे हुकूमत जो है वो तो कुछ नहीं कर पा रही ना, नहीं निपट पा रही। और मैंने पहले भी ये कहा था कि स्मोक की जो सूरत हाल है आप देखिएगा, जब अल्लाह ताला चाहेंगे ना ये तभी बेहतर होगी। हमारी हुकूमत के बस की तो बात ये नहीं है। जब तालीमी इदारे बंद हुए जिनमें कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, और कई एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई थी उसमें। और उसके बाद ये फिर ये कहा गया था, मैंने भी तब भी ये जो है वो राय दी थी कि कम से कम तालीमी इदारे बंद करने के बजाय हफ्ते में 3 दिन जो हैं वो खोल दिए जाएँ या 4 दिन जो है वो खोल दिए जाएँ, ताकि तलबा का तालीमी हर्ज जो है वो ना हो। चूँकि आपको पता है दिसंबर इंटेक्स जो हैं इम्तहानात जो हैं वो बच्चों के सर पे थे, और जिसकी वजह से नवंबर में ही कई इम्तहानात जो है वो शुरू हो गए थे, लेकिन वो तमाम तालीमी हर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें हुआ। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या
कैसर खोखर साहब? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने कहा है, हाईकोर्ट ने तजवीज़ दिया है कि हफ्ते में 4 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़ दी जाए स्मोक की वजह से। तो क्या तलीमी इदारे स्मोक पैदा करते हैं? स्मोक तो फैक्ट्रियां पैदा करती है, फैक्ट्री आपकी खुली हुई है। तो स्मोक तो गाड़ियां पैदा करती हैं और गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं। तलीमी इदारे तो स्मोक पैदा नहीं करते, नहीं, उनको कंट्रोल करें जो स्मोक पैदा करती हैं। तो जो तलीमी इदारे तो स्मोक पैदा नहीं करते। तलीमी इदारों को बंद करने का नुकसान हो रहा है स्टूडेंट का। बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बच्चों को स्टडी पढ़ना समझ नहीं आती। हर घर में लैपटॉप नहीं है ना, हर घर में मोबाइल फोन बच्चों के पास नहीं है। अब मियाँ बीवी तो मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों को अलग-अलग मैं मोबाइल लेकर दूंगा। उन्होंने ऑनलाइन क्लासें लेनी है और एक मोबाइल की कीमत कम से कम 70,000 रुपया है। कहाँ से इतने पैसे आए हर बंदे के पास? चलो मैं ले दूंगा तो, लेकिन आम बंदा कैसे लेकर देगा? लिहाजा तलीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। तलीमी इदारे हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है तलीमी इदारों को, वो भी खत्म होनी चाहिए। तलीम पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुस्तकबल है वो हमारे सिर्फ ये बच्चे हैं और बच्चों की एजुकेशन ही मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सरमाया होता है और एजुकेशन के पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमें स्मोक के लिए जो इकदाम उठाए जाने हैं बिलाशुबा हम उसके मुतरिफ हैं। हाईकोर्ट बार हर जुम्मे को इस पर समाअत होती है, स्पेशल कंसर्न है हाईकोर्ट का। लेकिन स्कूल 3-4 दिन बंद करना, ऑनलाइन क्लासेस पे आ जाना, नो डाउट इससे पेरेंट्स का जो अपनी, जैसे कि खोखर साहब ने कहा कि अगर घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो सबको अलग-अलग मोबाइल अरेंज करके देना भी। अब खोखर साहब दफ्तर आ गए, इनके मिसेज दफ्तर चले गए, बच्चों ने अगर घर में ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो सबके लिए क्या मोबाइल अरेंज करें? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल इसी तरह है कि जब ऑनलाइन मोड पे आ जाती है तमाम तालीम, तो वाकई जिस घर में 2 बच्चे हैं और एक लैपटॉप है, अब हर घर में 10-10 लैपटॉप या 2-2, 3-3 लैपटॉप तो हो नहीं सकते। अगर घर में एक लैपटॉप है तो 2 बच्चों को कैसे आप एक वक्त में जो है पढ़ा सकते हैं? बात यहाँ पर ये है, देखें हम स्मोक वाले दिन भी जब आप, मैं और दुरे ने आप यहाँ बात कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि हुकूमत को स्मोक से मुतल्लिक जो इक़दामात हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको साल के शुरू में करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए जब इनको पता चल गया है कि ठीक है जी, ये कहते हैं कि जी भारत में जो फसलें जलाई जाती हैं उसका असर जो है वो लाहौर में होता है और फ़ज़ाई आलूदगी जो है बढ़ती है। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर फैक्ट्रियों का धुआं है और इसके साथ हमारे यहाँ पर जो ट्रैफिक है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो हमारी माहौलियाती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो हमारी ट्रैफिक है, गाड़ियों का धुआं है। मेरे ख्याल से 70% जो है ना ये गाड़ियों का धुआं है। ट्रैफिक कम थी खोखर साहब, तो आज बहुत हद तक स्मॉग में कमी भी है। मौसम जो है वो बहुत बेहतर, आज सुबह से ही, बल्कि लाहौर शहर में आज सुबह मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ता हूँ। आप यकीन जाने जब फजर की नमाज पढ़ के मैं मस्जिद से बाहर निकला और तब मैंने मौसम देखा ना, आसमान इतना खिला, इतना साफ सुथरा कि बड़ी खुशी हुई। मैं स्पेशली छत पर गया, जाके मैंने महसूस किया, ठंडी ठंडी हवा थी, बड़ा अच्छा लगा कि बड़े दिनों बाद कोई अच्छा मौसम जो है वो देखने को मिला है। बात यहाँ पर ये हो रही है स्मोक से मुतल्लिक इक़दामात की। जब इनको पता है कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो इसका बायस बन रही हैं, ये ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाते कि भाई रिहायशी इलाकों से या शहर के अंदर से जो फैक्ट्रियाँ हैं या कारखाने हैं जो कि हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, वो भाई उनको मुंतकिल कर दें, खत्म ना करें। बिल्कुल ऐसी है। आप खुद जो है वो एक अरसा, आपको पता है, आप अंदरून में रही हैं, आप वहां से बिलोंग करती रही हैं, वहां पर आपको खुद पता है कि कितना इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब पुराने घर तो खत्म हो गए ना, लोगों ने वहां पर क्या किया है, छोटे छोटे घरों में फैक्ट्रियां जो हैं वो बना ली, ऐसे ही है, और स्टोर बना लिए। ये सारी चीजें जो है, देखें हम ये नहीं कहते कि किसी के कारोबार के हम खिलाफ हैं, हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि ये शहर की बाउंड्री में सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी एक मामले पर अगर आप कहें ना कि सिर्फ इसको कंट्रोल करके स्मोक कंट्रोल कर, इंटरलिंक्ड है ना सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको इन तमाम चीजों को देखना होगा। बिजली चोरी पर आ जाते हैं जी। बिजली चोरी वाले इलाकों में एबी केबल लगाई जाएगी, क्या है जी एबी केबल खोखर साहब? जी एबी केबल का जो है बिजली चोरी की शरह जहाँ ज़्यादा होगी और 111 केवीए के फीडर पर जदीद तारें बिछाने का फैसला किया है और 24 अरब रुपये इस पर लागत आएगी। और मैं कहता हूँ कि 24 अरब रुपये एबी केबल लगाने पर जो ये अखबार, ये शाह सिपरा साहब ने खबर दी है, और 24 अरब रुपये का जो है जो बिलों में लोगों को रिलीफ दे दे तो मेरा ख्याल चोरी वैसे रुक जाएगी, बजाय इसके 24 अरब लगाकर बिजली चोरी रोकने के लिए। ये केबल लगा के भी नहीं रुकेगी। इमरान यूनस, केबल लगा के आप मेरी दुखती रख पे हाथ मत रखें। मैं यकीन जाने मेरी शर्ट अंदर है, अदरवाइज मैंने शलवार कमीज पहनी होती तो इस वक्त मैं झोली उठा के ना बददुआ देता मैं नेपरा को और लेस्को को। इन खाना खराबों को मैं क्या कहूँ कि ये इनसे बड़ा कुछ चोर है ही नहीं, चोर ही ये लोग हैं।
मैं वही तो कह रही हूं, जो ये और इनके साथ हमारी हुकूमत जो है ना, मैं कहता हूं अल्लाह इनको हदायत दे, ये खाना खराब ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि गरीब का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। मैं हमेशा यहाँ प्रोग्राम में बैठ के एक बात किया करता था कि जिसका यूनिट जो है वो 200 से 1 यूनिट ऊपर जाएगा ना, उस बेचारे को 25 रुपए का यूनिट पड़ता था। वैसे पहला 100 यूनिट जो है वो 7 रुपए का है। मैं घरेलू सार्फिन की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसी के मुताबिक पहला 100 यूनिट जो है वो 7 रुपए का है, अगला 100 यूनिट जो है वो 10 रुपए का है। लेकिन जैसे ही 200 से ऊपर 1 यूनिट जाएगा तो ये आपको 1 यूनिट से लेके 201 तक सारे यूनिट जो है 25 रुपए पड़ेंगे। लेकिन अब इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने वो यूनिट 25 से बढ़ा के 35 रुपए कर दिया। अंदाजा करें कि मतलब आप अगर आपका गलती से 1 यूनिट भी 200 से ऊपर चला गया, 201 यूनिट हो गए, तो आपका 1 से लेके 201 तक आपको यूनिट जो है वो 35 रुपए का पड़ेगा। तो लोग जो है आप यकीन जाने, हमारी गली में मैं परसों बिल आए हैं और लोग जो हैं वो मेरे घर आना शुरू हो गए कि जी आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। हमने कहा भाई इनको असर नहीं होना। और मैं अगर इसमें जो हमारे लेस्को में जानने वाले हैं वो हमें कहते हैं भाई ये पॉलिसी तो हुकूमत ने बनाई है, आप उनको कहें। उस पे क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे पॉलिसी तो उन्होंने जो है वो ये बना रखी है। अच्छा जी, 11 के भी जो है उस पे जदीद तारें बिछाने का फैसला किया गया। 24 अरब रुपए लागत। मुझे बताएं क्या होगा? मुझे तो पहले 24 अरब क्या होगा? हमारी जेबों से क्या होगा? मुझे बात ये बताएं कि बिजली चोरी, लेस्को जिस दिन ये कह देगा या नेपरा ये कह देगा ना कि हमारी डिपार्टमेंटल चोरी खत्म हो गई है, कि मतलब हमारे अंदर से जो चोरी करवाई जाती थी वो खत्म हो गई है, अब हमने बाहर से कंट्रोल करनी है। आप यकीन जाने जब डिपार्टमेंटल मदद से चोरी खत्म हो जाएगी ना तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। 70% से ज्यादा मोटरसाइकिलें 5 साल से ज्यादा पुरानी थी, चोरी होकर बिलालगंज, मिस्री शाह समेत दीगर कबाड़ियों के पास पहुंची। चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने वाले 50 कबाड़िए गिरफ्तार किए गए हैं। मिस्री शाह से इरफान मलिक साहब की खबर है, इमरान यूनस। अब देखें जी, ये बात मामूल के काम नहीं है। मामूल के काम। मैं हैरान हूँ कि सिर्फ मोटरसाइकिलें मिली हैं, वहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ जो है वो मिल जाएंगी, बैटरियाँ। आप यकीन जाने मेहरान गाड़ी के बारे में तो ये मशहूर है कि मेहरान गाड़ी अगर वहाँ पर जाएगी तो आधे घंटे में वो पूरी गाड़ी बिलालगंज में खोल के उसके पार्ट जो हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं। और ऐसे कई वाक़यात जो हैं वो हुए भी हैं। बात यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि चलें आपने उन कबाड़ियों को पकड़ लिया जिनके पास ये चोरी की ये चीज़ें जो है वो पहुँची। तो ये पूरी एक चेन होती है मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से। और जो लोग ये ख़रीदते हैं मोटर बाइक चोरी की, उन्हें पता होता है कि कौन जो है वो बेच कर गया है, और वो लोग जो हैं वो आदि मुजरिम होते हैं और उनके तो उल्टे हाथ का काम होता है ये। बिल्कुल ऐसे और ऐसे कई वाक़यात हम दिखाते हैं कि सीसीटीवी कैमरों में उस शख्स की शक्ल भी आ जाती है, चोरी कर रहा है लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता ना। तो हमारी पुलिस को और भी काफ़ी काम है। चलें शुक्र है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पकड़ लिया। हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि ठीक है, इन कबाड़ियों को अगर पकड़ लिया गया तो आप उसके चेन तक पहुँचे, कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने कबाड़। चले एक आधा बंदा हो ना कि पता चले कि चोरी की मोटरसाइकिल खरीद रहा है, जो कि जुर्म है। यहाँ तो कितने ज़्यादा लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, आप इनको पकड़ें और उन तक पहुँचे कि जो लोग, ताकि फिर आपको कवानीन को भी थोड़ा सख्त करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर होता गया है कि जी ठीक है मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, देखेंगे जी क्या बनता है क्या नहीं बनता, और फिर जब चोर पकड़ा भी जाता है तो वो जमानतें करवा कर फिर बाहर आकर फिर वही चीज़ें जो है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कवानीन को भी सख्त करने की ज़रूरत है। बिलाशुबा ऐसे ही है। कैसर खोकर साहब, 50 से ज्यादा कबाड़िए गिरफ्तार किए गए हैं जो कि मोटरसाइकिलें, चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदते थे। जी बिल्कुल, बिलालगंज में अक्सर चोरी की चीज़ें जाकर बिकती हैं। और अगर आप किसी भी आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आपने गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स लेना है तो वो भी बिलालगंज से मिलता है। और वो जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो चोरी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स निकाल कर पुर्जे करके बेचे जाते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो बाद में गाड़ियाँ ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि बिलालगंज में जो ऐसे लोग हैं जो चोरी की चीज़ें लेते हैं उनको पुर्जे करके ये बाद में फिर बेचते हैं, इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन करना चाहिए। ख़ासतौर गाड़ियाँ वहाँ पर, जैसे इमरान उसने बताया कि मेहरान गाड़ी वहाँ जाती है तो वो आधे घंटे में खोलकर उसके पुर्जे होकर बिक भी जाते हैं। इस वाले
से दूसरी गाड़ियां जो है, सुजुकी गाड़ी है, हुंडा गाड़ी है, वहाँ पर टोयोटा गाड़ी है, वहाँ पर बिक जाती है, उस गाड़ी का टायर भी नहीं मिलता। तो ये इसके लिए हुकूमत को इक़दाम चाहिए। हमारी सीए जो है, सीए को सारा पता है, सीए पुलिस को सारा पता है कि कौन कौन से वहाँ और ये रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई और देखे ना, वहाँ की कोई एसोसिएशन भी तो होगी ना, और ये तमाम लोग उससे रजिस्टर्ड भी तो होंगे, तो उस एसोसिएशन को भी ये देखना चाहिए कि अगर 50 से ज्यादा कबाड़िए वहाँ से पकड़े गए हैं तो वो एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, उनको मुतहरिक होने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। सर्विसेज हॉस्पिटल से खबर यह है रिवैम्पिंग मंसूबा जो है वो नामुकम्मल है जी। अब 50 बरस पुरानी बसीदा इमारत की रिवैम्पिंग का गुज़िश्ता बरस निगरान हुकूमत ने आगाज किया था, जिसको 2024 में मुकम्मल होना था। निगरान हुकूमत गई, बहुत सारे मंसूबे वहीं रुक गए। इमरान यूनुस देखिए जी, बिल्कुल रिवैम्पिंग के हवाले से हम बात करें, ये तो हर सिर्फ हम नहीं, पूरा मीडिया नहीं, बल्कि हर शहरी जो है वो इस चीज का गवाह है कि निगरान सेटअप में जो उस वक्त के निगरान वजीर आला थे वो कितने कितने घंटों बैठते थे, वो किन किन कमरों में जाते थे, वो किन किन उन एरियाज में भी गए जहां पर शायद हॉस्पिटल की अपनी मैनेजमेंट जो है वो नहीं पहुंचती थी। वो उनके स्टोर रूम में जाते थे, स्टोर रूम के पीछे जो दीवार थी वहां जाते थे, वॉशरूम में जाते थे, हर चीज चेक करते थे, फिर टाइलों को खुद हाथ लगा के चेक करते थे कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ये ऊंची नीची क्यों है, ये तमाम चीजें जो है वो चेक करते थे, जो कि काम वहां की मैनेजमेंट के करने के हैं, किसी एसओ के करने के हैं, वो एक वजीर आला खुद बैठकर वहां पर कर रहा है। और ये तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वहां पर सीधी हो गई थी कि ये किसी वक्त भी कहीं भी ये बंदा जो है पहुंच जाता है, और वो अलर्ट रहते थे कि अगर सुबह के, चाहे सुबह के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, ये बंदा फील्ड में नजर आएगा, किसी वक्त भी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, किसी वक्त भी थाने में पहुंच जाएगा, और किसी भी शहरी से, मरीज से, लॉयकीन से मिलके पूछ लेगा कि आपको यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। और तब हालात थोड़े बहुत बेहतर हो गए थे, हॉस्पिटल्स के बहुत बेहतर हो गए थे, लेकिन अब वो सारी चीजें जो है वो रिवर्स हो रही है। हम दोबारा, दुनिया आगे को जा रही है, हम पीछे को जा रही है। हम पहले ये कहते थे कि जब भाग दौड़ जो है वो सौंपी गई वज़ीर आला साहिबा मरीम नवाज साहिबा को, तब भी हमने ये कहा है कि जी बात इस तरह है कि अगर ये निगरान हुकूमत की स्पीड को लेकर चलेंगी, ठीक है, उसको मतलब उससे ज़्यादा ना चलें, सिर्फ उतना ही लेके चलें, तो यकीन जाने ये सूबा बहुत बेहतर हो जाएगा। अस्पतालों के काम अगर प्रायोरिटी पे हो जाए ना, तो यकीन माने बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग, सर्विसेज हॉस्पिटल शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, और बारहा निगरान दौर की अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी साहब बार बार सर्विसेज हॉस्पिटल ही गए। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग होनी चाहिए, क्योंकि सर्विसेज अस्पताल में ये है कि लोगों को बेड नहीं मिलते, लोगों को वॉशरूम खराब है, ऑपरेशन थिएटर खराब है, वहाँ इन्फेक्शन का मसला है, और वहाँ पर लोग जो जाते हैं, मैं सेक्रेटरी आपको बताऊँ कि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव है मुसर्रत जमी, उसके वालिद साहब को जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया, तो वहाँ पर उसको दाखिल कराने की वजह से अस्पताल में फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी छुड़ाने के लिए गए, तो आगे से वो अस्पताल में जो वो आईसीयू वार्ड था ना, आईसीयू वार्ड से उनको जरासीम लग गए और फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनको सांस का मसला बन गया। अब ये एक बंदा अपनी बीमारी छुड़ाने जाता है, बीमारी का इलाज कराने जाता है, तो अस्पताल में इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है कि वो नई बीमारी लग जाता है। वो सब बेचारी सेक्रेटरी थी, सेक्रेटरी हेल्थ उसकी अप्रोच में था, वो रो रही थी बेचारी कि मेरे बाप के साथ ये हुआ। तो आम बंदे का मैं बताएं, मैं वही कह रही हूँ, आम बंदे के साथ यहाँ पर क्या हो रहा होगा। सो ये रिवैम्पिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। जितना अस्पतालों पे लोड है, यहाँ तो हालात ये हैं कि आपको पता चलता है अस्पतालों में जाए जी मशीनें ख़राब है, MRI मशीन ख़राब पड़ी है, CT स्कैन मशीन ख़राब पड़ी है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ रहा होता है कि जी आपको व्हील चेयर नहीं मिल रही है, कोई बेड में असर नहीं है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। इसके लिए विल की ज़रूरत है। आपको 12 अस्पतालों में जाकर चेक करना पड़ेगा, मरीजों से दरियाफ्त करना पड़ेगा, कोई शिकायत नंबर रखें, कोई शिकायत सेल रखें जहाँ पर लोग अपनी शिकायत, अपनी दाद रसी के लिए किसी से बातचीत कर सकें। अदरवाइज ये अस्पतालों के हालात इस कदर ख़राब हैं, वही खोकर साहब वाली बात है कि आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, नई बीमारियाँ लेकर वापस आ जाते हैं। तो वो किसने ये देखना है, किसने आवाम की दादरसी करनी है। बहुत सारे मुश्किलात हैं, जो कि ये सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल की कहानी नहीं है। आपके मेयो अस्पताल में भी यही है, आपके जिना हॉस्पिटल में भी यही है, जहाँ कहीं मुखैर हजरात काम कर रहे हैं वहाँ काम ठीक चल रहा है, आपके PIC में यही कुछ है। तो आवाम कहाँ जाए, कौन है आवाम का पुरसाने हाल। CM साहिबा से रिक्वेस्ट है कि इन मामलात पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आवाम को सेहत सहूलियात कम अज़ कम आसानी से मिल सके। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर हम आएंगे शो में वापस। आप हमारे साथ रहिए।
नाज़िन, लाहौरिये तो जिंदा दिल हैं और किसी बड़े इवेंट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसा समा हो जिसमें फेस्टिविटी हो, गैदरिंग हो, जश्न मना सकें। वो फिर चाहे आप देखें कि छोटे छोटे इवेंट्स हैं, लाहौरिये उनको किस तरह खुशदिली से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इवेंट है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी। और इसमें सबसे बड़ा मैच जो कि तमाम लाहौरिये देखना चाहते हैं, लाहौर में देखना चाहते हैं, जिसके लिए चेयरमैन साहब काविशें भी कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी दुबई में इजलास कल भी हुआ और आई थिंक मंडे को भी होने जा रहा है, जिसमें ये फैसला होना है कि भारत यहाँ पर मैच खेलेगा या नहीं। लेकिन भारत की हटदर्मी अभी भी बरकरार है। सो कुछ उसमें भी बात करेंगे, कुछ ये मैच कितनी अहमियत रखता है, कुछ लाहौरिये जिंदा दिल हैं तो किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौरिये बड़ा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, लाहौरिये नहीं इंतजार कर रहे। ये पूरी दुनिया का वैसे मैच होता है, अग्री आ गई ना बात, आपने खुद ही बोल दिया। ये सिर्फ लाहौर पे इंतजार नहीं हो रहा, ये दुनिया के तकरीबन 2.25 अरब लोग इसका इंतजार, नो डाउट। यानी दुनिया का 1/3 आप इसको कह लें। जी बिल्कुल। दुनिया का इस वक्त अगर 6 अरब से ज़्यादा की आबादी है तो 2.25 अरब लोग जो हैं इस एक मैच का इंतजार करते हैं, इससे एक बॉल का जो कज़ाफी स्टेडियम में फेंका जाना है, वो चाहे पाकिस्तान तो भारत इसी को तो कामयाब नहीं होने देना चाहता। नहीं, भारत तो किसी चीज़ को भी कामयाब, देखें भारत असल में अजीब सी है। अगर मुझे मेरा ख्याल चाय नहीं पीने देंगे, कल मोहसिन नकवी ने भारतीयों को नहीं पीने दी, 8-10 दिन में फारिग कर दिया, आप मुझे नहीं पीने देंगे, मैं एक घूंट लेनी चाहिए। नहीं, जरूर जरूर एंजॉय करें आप। नहीं, वो कल भागे हैं। हाँ। मैं कल हंस रहा था बैठा हुआ कि यार इनके साथ हुआ क्या। वो आए थे, वो शायद समझ रहे थे कि वैसे ही जैसे नजम सेठी थे, जैसे डॉक्टर अशरफ थे, डॉक्टर बाकी लोग थे यहाँ पे, चेयरमैन थे, ये शहरयार थे। ये आप इजलास की कहानी बताने लगे। मैं आपको इजलास की कहानी बता, वो समझे ये थे जैसे शहरयार जो कि नवाब ख़ानदान से थे और फिर शहरयार साहब जो हैं बड़े अरसा इंडिया में एम्बेसडर रहे थे, तो उनका इंडियंस के बारे में जो है वो वैसे भी वो बहुत वज़ादार, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही अच्छे इंसान। उसके बाद ये अपने चिड़िया वाले बाबा है नजम सेठी, ये बेचारे ये तो बिल्कुल ही झुक गए। अच्छा। हाँ, ये तो 90 डिग्री पे झुक गए ना उनके सामने। उन्होंने जो कहा मनोअन तस्लीम कर लिया। अब देखें 2008 में आखिरी दफ़ा इंडिया की टीम आई थी, एक मैच खेल के गई थी। उसके बाद 2011 में हम गए, 2014 में हम गए, 2022-23 में हम गए बाबर आजम की कप्तानी में, वो नहीं आए। उनको आदत यही थी, ऐसी थी, इसीलिए शुरू में उन्होंने ज़रा सा दिखाया। उन्होंने ज़ुबानी, अन्ना मैं हैरान था, वो ज़ुबानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आईसीसी को कि हम जा रहे हैं कि नहीं, बादशाह सलामत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, इस बादशाह सलामत को सामने से एक और बंदा टक्कर गया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैन है। इंडियंस को तो उसके साथ तजर्बा नहीं था बात करने का, और उसका साथ तजर्बा जिनको है वो हम इस वक्त सोफों में बैठे हैं। हमें पता है कि रडार बंद हो जाते हैं। हाँ। जब उनके सामने जाएं तो दिमाग के आपके रडार बंद हो जाते हैं। वही हुआ उनके साथ। और मैं हंस रहा था कि 8-10 मिनट के बाद उन्होंने चाय भी ख़त्म नहीं की, मैं ख़त्म कर लूँ। अच्छा, मैं हंस रहा था जिस तरह से ज़मानतें कैंसिल हुई हैं। हाँ। बानी की, कल इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ज़मानत कैंसिल करनी ऐसे ही हुआ, और वो उनकी गिरफ्तारी, और भागे दुम दुबाकर, वो जिसको कहते हैं कि लाला धोती छोड़ के भाग गया। हाँ। वो वाला इम्कानात क्या? देखिए, इम्कानात की बात करेंगे तो वोटिंग पे बात चली जाएगी, और वोटिंग में 15 वोट हैं, 12 आपके फुल मेंबर्स हैं, 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं। जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, और दुनिया की ज़्यादातर क्रिकेट जो है इंडियन पैसे से चल रही है। अच्छा। मैं 2.25 अरब की बात करता हूँ तो इसमें 1.25 अरब जो है वो आबादी इंडिया की है। तो आप उसको देखें, उसके ब्रॉडकास्टर इंडिया के हैं, इस वक्त चेयरमैन आईसीसी इंडिया का है, फिर क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और उस पर हमें, ठीक है, हमें अपना पहली दफ़ा हमने अपना स्टांस लिया है, असूली हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और जो हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो गैर मुनसफ़ाना नहीं है, मुनसफ़ाना है। हमारा मौक़िफ़ आईसीसी को जो हमने दिया है प्लान, पहले तो इंडियंस ने प्लान दिया, उन्होंने कहा जी कि हम हाइब्रिड लेवल पे खेलने को तैयार हैं, आप दुबई में मैच करा, और कोलंबो भी नहीं माने, श्रीलंका, खैर ढाका था, हमने तजवीज़ में था, ढाका भी उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन वो दुबई में तैयार थे। हमने इस पर जो है उनको सिर्फ एक लफ्ज़ी, एक आप सतरी कह लें, दिया उनको जवाब कि ठीक है, फिर जितने इंडिया में टूर्नामेंट्स होंगे आईसीसी के,
वो भी हम हाइब्रिड मॉडल पे ले जाएंगे या खेलेंगे। ठीक है, आप फैसला करें। और दूसरा ये है कि यहाँ अगर इंडिया इनकार करता है तो आप 9वीं टीम जो कि श्रीलंका बनती है 9वें नंबर की, इसमें 8 टीमें होती है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो 9वीं टीम जो है वो श्रीलंका बनती है, आप इंडिया को बाहर करेंगे क्योंकि इनकार वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे इस पर वो भागे हैं और भागे वो इस तरह से है कि वो अब ये अल्टीमेट डिसीजन होगा, अगर इनकार होगा तो बाहर हो जाएगी। नहीं, ये नहीं होगा ना, ये देखें आईसीसी में कभी हुआ नहीं। अच्छा, इनकार हुआ जब आपको याद हो, रिलायंस, आपको तो नहीं याद होना, आप तो बच्ची होगी बहुत, रिलायंस वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान में। अच्छा, उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने इनकार किया था श्रीलंका जाने से। वहाँ उस वक्त तामिल टाइगर्स और इंडियन वो दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त की, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के जो मैचेस थे उनको मुंतकिल कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और जब फाइनल हुआ श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, तो श्रीलंका ने उसको मारा था, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। ये हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात है। तो वो वर्ल्ड कप हुआ था, लेकिन ये वो था 3 मुल्कों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये सिर्फ एक मुल्क का टूर्नामेंट है। इसमें हाइब्रिड पे जाने का मतलब ये है कि सारी की सारी मशीनरी, सारे के सारा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, सारे का सारा एक मैच के लिए वहाँ जाएगा दुबई, फिर वापस आएगा। अच्छा, दूसरा, अगर दुबई जाएगा तो अगर इंडिया फाइनल में, सेमीफाइनल्स में आ जाए या फाइनल्स में आ जाती, चले फाइनल में, फिर वो भी मैच वहाँ होगा, तो वो मैच कहाँ होगा, फिर वही होगा, फिर वो डिसाइड करना, फिर दोबारा से सारे। तो ये नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो चले है ही है, खुद इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है, खुद उसमें आईसीसी का नुकसान है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई कल वाले इजलास में सॉलिड वजह समझ आई है? उनके पास नहीं है सॉलिड वजह, उनके पास, बेचारों के पास कभी भी नहीं होती है। अगर ये उनके पास सॉलिड वजह होती तो वो ये ना कहते कि हमें हुकूमत मना करती, उनके प्लेयर्स कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वहाँ के, मैं आपको बताऊँ, पब्लिक, इतना इंटरेस्ट है पब्लिक का, और वहाँ के लोग क्रिकेट को पूछते हैं, और ख़ासकर इंडियन पाकिस्तान मैच हुए, मैंने पूरा इंडिया विजिट किया हुआ है मैचेस कवर करने के लिए, कौन सा स्टेडियम है जो मैंने नहीं देखा। अच्छा, मैंने पाकिस्तान और इंडिया के मैच पाकिस्तान से बाहर भी देखे हैं, वो चाहे दुबई है, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे वेस्ट इंडीज़ है, इंग्लैंड है, मैंने वहाँ पे भी मैचेस देखे हैं इनके। तो वो जो क्राउड है वो आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं पाकिस्तानी। जब लाहौर में कभी भी मैच हो या किसी भी शहर में पाकिस्तान के इंडियन टीम के साथ, कैसा आपने एक वो देखा है? मतलब लोग ये समझते हैं ना कि शायद यहाँ पर हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने तो बड़े बड़े फैन देखे हैं पाकिस्तानी जो इंडियन प्लेयर्स के होते हैं, इतना वेलकमिंग बिहेवियर होता है। लाहौरियां दी गल छड्डो, लाहौरी तो ये जो बाहर से फॉरनर आते हैं ना, कोई भी किसी भी मुल्क से, सिखों के, उसमें गोरा, काला, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई इसमें मैंने नहीं रखता। आपको सिर्फ पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी नहीं है, बड़े जिंदा दिल है, तो वो उसको अपने अंदर वो ऐसे उसको समेट लेते हैं। मुझे एक दफ़ा एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा जी मेरी फैमिली आ रही है वहाँ से, इंडियंस हैं लंदन से, आप उनको ज़रा अंदरून शहर घुमा देना। यू कांट इमेजिन कि मैं जिसको बताता था अंदरून शहर में, मैं उनको लेके गया, जिसको बताता था कि ये भाई आए ही वहाँ से अंदरून शहर देखने के लिए, दुकानदार पैसे नहीं लेता था। ये अभी इमरान ये खाने पीने की चीज़ें तो वो कहते थे खा ले। अच्छा, मैं उनसे कहता हूँ मैं भाई ਤੁਹਾਡੇ चाहिए लोरियां, कहना नहीं तुम ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ मेहमान। हालांकि वो कई उनमें से एक दो ऐसी जगहों पे भी गए जो लोग जानते भी थे मुझे, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे वो उस तरह से आपको चीज महंगी दे रहे हैं। वेलकमिंग रहते पाकिस्तानी। मुझे वाइंड अप करना है, इम्कानात क्या हैं? इम्कानात यही है कि शायद हाइब्रिड मॉडल पे ही चला जाएगा ये, लेकिन ये एक मैच नहीं जाएगा। फिर ये है कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी चला जाएगा हाइब्रिड पे। 2029 और 31 की बिड दी हुई है इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए, फिर पाकिस्तान ने ये कह दिया कि वो भी बाहर जाएगा। मेरा ख्याल है इंडिया बहुत बुरी तरह फंस चुका है और वो अपनी हुकूमत की इस वक्त मिन्नतें कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड जो उनका है, कि हमें ये मैच, एक मैच खेलने के लिए वाघा से हम आए, अंदर दाखिल हों, खेल के हम उसी से वापस चले जाएं, इसकी इजाज़त दे दें। और उम्मीद तो नहीं है मोदी से, मुझे मोदी से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन देखें मोहसिन नकवी की विल है कि वो किस हद तक इसको लेके आते हैं। गुड लक कहना चाहेंगे, लेकिन अगर ये हो जाता ना तो बहुत बड़ा एक इवेंट होगा और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए एक फेस्टिवल। ये मैच आ गया तो समझे सोमनाथ का मंदिर गिरा दिया। सही बात है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। छोटे बच्चे जिसमें आप कह लें 3 से
6 साल तक की एज, और आगे फिर 6 से 12 साल तक, और 12 साल से आगे 18-20 साल तक बच्चों के मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं। अब वो बिहेवियर कंट्रोल किस तरह से करने हैं, बच्चे अगर ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं तो उसमें क्या करना है, बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं। अब ज़िद एक ऐसा एलिमेंट है कि वो सम टाइम कुछ आप मार्केट में चीज़ें खरीदेंगे, बच्चा ज़िद कर रहा है, कुछ चीज़ें तो ज़िद बच्चों की मानने वाली होती है, कुछ ऐसी बच्चों की ज़िद भी होती है जिसपे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं होते, लेकिन बच्चे अपने ज़िद मनवाने के आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से आप उनको आदत बना देते हैं कि वो अपनी बात में ना सुनना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वो चीज़ें जो हमें नॉर्मल लग रही होती हैं और हम बच्चों की माने चले जाते हैं, वो बच्चों की आदतें इस कदर पुख्ता हो जाती हैं कि बच्चे गलत चीज़ों पर भी अपनी ज़िद पे अड़ जाते हैं और उनको वो मनवाने की आदत हो जाती है। अब ऐसे में क्या करना है? अब मतलब मुझे लगता है ना, छोटी छोटी बातें, अब बच्ची ये खाने को मांग रही है तो दे दो, ये मांग रही है तो दे दो। अब वो वहाँ से आदत बच्चे की क्या पक्की होती चली जा रही है, क्या वो आगे आने के लिए आपको प्रॉब्लम करेगी, इस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है, बहुत सारे पेरेंट्स इससे परेशान हैं। सो इसके लिए क्या करना है? ज़िद्दी बच्चे हर घर में हैं, लेकिन एक ज़िद होती है लिमिट क्रॉस कर जाती है, आपने क्या करना है? जी हमारे साथ जी हमारी मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों को, मेरे ख्याल से आजकल संभालना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब वो आप चैलेंज पूरा कर लेते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से संभाल रहे होते हैं, बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करना, मैं कहती हूँ कि ये तो समझ से बाहर हो गया कि आपने करना क्या है। ये जिद कैसे डेवलप होती है बच्चों में? अना बड़ा अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि मेरे ख्याल में हर घर का ही मौजू है, और जिस घर में भी एक बच्चा है या 3 बच्चे हैं वहाँ पे ये मसला तो मौजूद है। पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है और बिला वजह की ज़िद करता है, हम उसे कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे स्टार्ट में कहूँगी जो मैं हमेशा अपनी प्रैक्टिस में भी नोटिस की है और ऑब्ज़र्वेशन भी है, जब मेरे पास क्लिनिक में पेरेंट्स आते हैं इस तरह की शिकायत के साथ, तो मुझे ये नज़र आता है कि 90% जो है ना वो पेरेंट्स ऑन द रॉन्ग साइड होते हैं। अच्छा, यानी पेरेंट्स की गलती होती है, या पेरेंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से डील नहीं कर रहे होते सिचुएशंस को, और हमें ये लगता है कि बच्चे गलत हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स आर ऑन द रॉन्ग साइड। वो फिर जब हम कन्वर्सेशन करते हैं और पता चलता है, एंड देन पेरेंट्स एक्सेप्ट इट कि यस इट इज़ आवर फॉल्ट। अच्छा, अब ये मैं ऐसा नहीं कह रही कि पेरेंट्स जानबूझ के करते हैं, बाज़ औक़ात हमें अवेयरनेस नहीं होती, और बाज़ औक़ात हमारी कमिटमेंट्स लाइफ की अब ऐसी हो चुकी हैं कि हम वो टाइम जो हमें बच्चों को देना है और पॉजिटिवली देना था वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, हमारे बच्चों के बिहेवियर्स की सूरत में हमें नज़र आने लगती हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात जो समझने की है कि जो ज़िद है बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल एज में, डेवलपमेंटल एज होती है बच्चों की 5 साल तक, 6 साल तक आमतौर पे, ठीक है, और 3 साल बहुत ही इनिशियल जो एज है वो बड़ी ही क्रूशल है उसकी डेवलपमेंट की। अब इस एज में ज़िद का होना एक नेचुरल आप कह लीजिए कि एक बिहेवियर है, और ज़िद जो है वो एक बिहेवियर है या एक रवैया है जो आपकी किसी फीलिंग या इमोशन से उसका आउटकम है, आप ये समझ लीजिए। अब असल में आपने फोकस करना है कि वो जो इमोशन और फीलिंग जिससे ये रवैया डेवलप हो रहा है वो क्या था, आपने उसको फोकस करना है। अब वो कैसे फोकस करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? देखें, बच्चे आमतौर पे 2-3 वजूहात होती हैं ज़िद करने की। एक सबसे बड़ी कॉमन वजह तो ये है छोटे बच्चों में कि आप ये देखें कि क्या उनकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं फुलफ़िल, क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बच्चे को नहीं पता कि उसने अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, तो आमतौर पर वो क्या करता है, या वो रोता है और या फिर वो चीज़ों को निगेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैंने कंट्रोल कैसे करना है, मैंने एक्सेप्ट कैसे करना है, चेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है। तो जब बाय बर्थ यानी बच्चा जो पैदा हुआ है ना, फितरतन जब इंसान पैदा होता है तो वो 2-3 चीज़ें बड़ी ना लेके फितरत में है उसकी। यानी एक तो ये है ना, जिसे हम कहते हैं रोना, बच्चा जो है ना वो रोना लेके पैदा होता है, और इंसान को रोना आता है, हंसना उसको सीखना पड़ता है, एक्सेप्ट करना उसको सीखना पड़ता है। और आप ये देखें कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको सिर्फ एक चीज़ पता है, रिसीविंग, कि हमें रिसीव करना है, हमें लेना है, उनको शेयर करना, उनको देना, एक्सेप्ट करना ये उन्हें नहीं आता, ये इंसानी फितरत नहीं है, ये उसको सिखानी पड़ती है बच्चे को। अब बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा सीखता है आपके रवैयों से, आपके एक्शन से। 6-7 साल तक के बच्चे को बिल्कुल नहीं पता कि लॉजिक क्या है, उसको नहीं पता कि आपने जो कह रहे हैं उसने सुन के करना है, वो देख के करेगा। बच्चे ने कहाँ से करना है? देख के करना है या
करके करना है, ठीक है। यानी उसकी मूवमेंट जो है वो उसको अलाउ करती है, या फिर उसने जो देख रहा है वो करेगा। आप जितना मर्जी लेक्चर देते रहें, आप कहते रहें, समझाते रहें, वो नहीं समझेगा। उसने प्रैक्टिकल चीज़ देखनी है, उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो अब एक चीज़ तो हमने ये कर ली तय कि बच्चे का फितरी अमल है कि उसने ज़िद करनी है। अब उसमें पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को कैसे समझना चाहिए कि जो ज़िद है इट्स समथिंग ऑफ कि ये जो रवैया वो कर रहा है वो किसी वजह से है। अगर तो वो नीड्स का मसला है तो फिर तो जाहिर है वो तो एड्रेस होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें फिर होती हैं आदत बन जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ हम अब आदत जो है ना वो डेवलप होती है बच्चों की, उसमें मिनिमम हम कहते हैं अगर आपने आदत चेंज करनी हो तो 14 से 20 दिन जो है ना वो लगता है, यानी 2 वीक्स एटलीस्ट। सो अगर आप अपने बच्चों में कोई भी आदत डेवलप करना चाहते हैं और रवैया आपका बदल गया है, यानी वो एक आपने उसके अंदर देख लिया किसी भी वजह से आ गया, तो आप 14 डेज़ की प्रैक्टिस के साथ उसका वो रवैया चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी कि वजह क्या थी और अब हमने सॉल्यूशंस की तरफ क्या आना है, ठीक है। अच्छा, 3 साल के बच्चे तक को तो चूंकि आपको खुद ही आपने सारी सेटलमेंट करनी है उसके साथ, लेकिन मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चा जो है वो जब जून थोड़ा सा बड़ा होता है फिर उसके आर्गुमेंटेशन आ जाती है उसके अंदर। अब उसको पता चल जाता है कि मैंने आर्गुमेंट कैसे करना है, ठीक है। अब वहाँ पे पेरेंट्स को आर्गुमेंट्स के साथ डील करना होगा, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स क्या करने हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारी 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है हमारे इसमें। अब अगर मैं वालिदैन को ये बता दूं कि वो 2 लफ्ज़ों को रिप्लेस कर लें बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, चाहे बच्चा आपका 2 साल का है, यानी जब बच्चे ने बोलना और समझना सीख लिया, 2 साल से बच्चे की गुफ्तगू जो है वो लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है, वो सीख लेते हैं। 2 साल से ऑनवर्ड्स जब तक आपका बच्चा टीन एज में है, आप 2 लफ्ज़ों को रिप्लेस कर लें। एक सबसे पहला लफ्ज़ है नो, ठीक है। यानी व्हेन यू से स्टार्ट नो, आपने ये नहीं करना, आप ये नहीं कर सकते, नहीं चाहिए, नहीं होगा, नहीं तुम्हारी बात माननी, नो यू कैन नॉट डू दिस। इसकी बजाय अगर आप इंस्टेड का लफ्ज़ यूज़ करें, यानी नो को रिप्लेस कर दें इंस्टेड के साथ, हम इसकी बजाय ये नहीं कर सकते, हम ये कर लेते हैं, ठीक है। यानी आपने उसको साथ में ऑप्शन दे दी, सही, क्योंकि बच्चे को ये पता है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर है और वो कहता है कि मैं जो है मुझे इनकार नहीं करना, बच्चे का ज़्यादा वो उस तरफ, बिल्कुल। यानी आप देखें ना, आप किसी बड़े को भी इनकार करते हैं, आप कहते हैं नो आई कैन नॉट डू दिस, अब आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? आप भी मतलब वो एग्रेसिव हो जाएंगे कि यार ये मुझे ना ही कह दिया इसने। तो बिल्कुल इसी तरह से बच्चा जो है ना उसको भी ना समझ नहीं आती है, उसको आपने जो है ना वो इंस्टेड बस बताना है, आपने ये बताना है कि हम इसकी बजाय ये काम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है कि आप उसको चॉइस दें, आप उसको ऑनरशिप दें और चॉइस दें। देखिए जब चूज़ करते हैं ना तो हमें ऑनरशिप फील होती है, वो कहता है कि मेरा डिसीजन है, मैंने किया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, ठीक है। यानी आप उसको कहेंगे देखो ये नहीं था, ये चीज़ें थी, तो तुम इसमें से देख लो कि क्या हो सकता है, ठीक है। और एक बड़ी अहम बात है कि साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि जब आप रिपीटेडली कोई भी बात 6 से 7 दफ़ा कहते हैं किसी को मुसलसल, तो उसका असर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने वो कहनी किस तरह, ये भी बड़ा ज़रूरी बात है। माँ फ़ोन पे बात कर रही है, बच्चा तंग कर रहा है, अक्सर माँ को ये शिकायत हुई तो मुझे फ़ोन पे बात नहीं करने देता, ठीक है। बच्चे को चाहिए अटेंशन। अब अटेंशन कैसी है, क्या आप पॉजिटिव अटेंशन दे रहे हैं या नेगेटिव अटेंशन दे रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव अटेंशन दी है तो उस अटेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बच्चे आप फ़ोन पे बात करें और बच्चा जो है वो कोई काम सिर्फ से शरारत कर दी, कुछ भी कर दिया, माँ ने कहा कि ना करो ना करो ना करो, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे को उस चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि उसको नेगेटिव अटेंशन मिल रही है। माँ ने क्या करना है, माँ ने फ़ोन बंद करके जब उसको कहेगी तो उसको असर हो जाएगा। नहीं वो कहेगी मैंने 10 दफ़ा कहा कि तुम ना करो, ऐसे ही होता है ना, कहती मैंने 10 दफ़ा कहा फिर भी तुम्हें असर नहीं हुआ। लेकिन वो 10 दफ़ा कहा का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उसको उस टाइम पे अब पूरी पॉजिटिव अटेंशन के साथ आपने वो जुमला जब उसको 5 से 7 दफ़ा कहना है तो फिर वो हम उसे कर सकते हैं। यानी उसको आप कडल करके प्यार करके देखें। जो पहली लैंग्वेज है ना इंसान की जो उसे समझ आती है, या आप ये कह लें यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो भी मोहब्बत की लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, अब मोहब्बत की लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने ओवर पैम्पर करना है बच्चों को। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहली माएँ थी वो एक वक्त का एक खाना बनाती थी और सब बच्चे वही खाते थे, खाना है तो खा लो नहीं तो नहीं खाना। ये एक असूल था असल में। ये नहीं था कि माँ कितनी एफर्ट करी और कितनी करी, क्योंकि आज की माँ तो 4 खाने बना के रखती है, बच्चा उसको भी रिजेक्ट करता है और उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है कि मुझे ना अब ये नहीं खाना, मुझे ये ला दो। अब वो क्या था, वो माँ का बनाया हुआ असल में असूल था। में एक खाना बनेगा और सब लोग वो खाएंगे, ठीक है। बच्चे ने 2 घंटे नहीं खाया, 3 घंटे नहीं खाया, 4 घंटे बाद उसको भूख लगी, उसने लाजमी वो खा लिया। अब कुछ बिहेवियर ऐसा होता है जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जहाँ पर पेरेंट्स बेचारे जो हैं वो लाजवाब हो जाते हैं कि अब करना क्या है। जिद जब हद से बढ़ जाए तो फिर क्या करना है?
अच्छा अना, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं बच्चों में कि वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा जिद नॉर्मल है, लेकिन जिद में कुछ चीज़ें तोड़ने पे आ जाती हैं। बिल्कुल, अच्छा वो भी थोड़ा सा एक हम उसको नॉर्मेलिटी में लेते हैं कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई कि अगर उसकी नीड्स एड्रेस नहीं हो रही थी और किसी भी वजह से बिहेवियर से वजह से उसकी आदत डेवलप हो गई, तो वो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी वो पेरेंट्स थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और वो आदतें उसकी चेंज हो जाएंगी। एक रवैया था जो आपने एक नए रवैये के साथ रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बायोलॉजिकली या फिर किसी भी बहुत स्वेयर इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से बच्चों की पर्सनालिटी या बच्चों की जो अंदर इनर बायोलॉजी है उसको चेंज कर देती हैं, जिसको आप डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें भी वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा मैं आपको 4 क्लियर इंडिकेटर्स बता देती हूँ, अगर वो आप महसूस कर रहे हैं उस इंडिकेटर्स के साथ ज़िद बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की सीख करने की ज़रूरत है और बच्चे के साथ कोई नफ्सियाती या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे की जो ज़िद है वो मुसलसल आप उसको हर इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने करने के बावजूद आपको नज़र आ रही है और मुस्तकिल 2 महीने से बच्चा जो है वो ज़िद मुसलसल किए जाता है और आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी ज़िद की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिस्मानी तब्दीली आ रही है, उसका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब है, उसका वज़न जो है वो कम हो रहा है, या फिर ये है कि वज़न बाज़ खाने पीने की रूटीन ज़्यादा हो गई और वज़न बढ़ गया है। तीसरी चीज़ उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। नींद से डिस्टर्बेंस से मुराद है कि नींद का कम होना या नींद का बहुत ज़्यादा हो जाना, उस बच्चे के अंदर सुस्ती आ जाना, 8-10 घंटे के बाद भी जब बच्चा सो के उठता है तो वो लेथार्जी फील करता है, वो किसी काम में इंटरेस्ट फील नहीं करता, यानी जैसे कि बच्चे खेल कूद में होते हैं लेकिन वो अपना कहता है कि मैं खुद से खेलूँगा, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि बच्चे के अंदर आर्गूमेंटेशन आ गई है और नॉन कंप्लाइंस है। आर्गूमेंटेशन का मतलब ये है कि वो इस तरह के आर्गूमेंट्स करता है कि उसके पास हर बात का बिला वजह का जवाब मौजूद है, और नॉन कंप्लाइंस ये है कि आपके बनाए हुए किसी रूल को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, नॉट ओनली योर्स बट एट स्कूल, यानी प्री स्कूल में भी, अपने प्ले ग्राउंड में भी, किसी भी जगह पे। तो ये 4 इंडिकेटर्स अगर आपको नजर आते हैं उसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर चाइल्ड, तो फिर आपको इमीडिएटली के पास जाना है, जरूरी है जी ये बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे की इस बिहेवियर कंट्रोल कर सके तो ज़रूर आपको माहिरीन की राय इस पे लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके बात का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है जी आज 30 नवंबर को, उनको हम विश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही स्पेशल बर्थडे हमने विश करनी है जी हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान डॉक्टर कंजा, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जी, उनको हम सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे। डॉक्टर कंजा, आपकी आज सालगिरह है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी तरफ से, आयशा की तरफ से, टीम सिटी 10 की तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहें और हमेशा ऐसे प्यारी सी नजर आती रहे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अच्छा जी, अब सालगिरह की एक लंबी लिस्ट है जी। मायदा आसिफ की सालगिरह है, चौधरी साइम साकिब की सालगिरह है, जहीर भट्टू, मोहम्मद समीर अरशद, और इसके बाद जी मलिक मान अवान और राव उसामा की सालगिरह है जी, राव उसामा, वसीम साजिद हुरिया की सालगिरह है, और इसके बाद जी वरीशा असलम की सालगिरह है, हाफिज़ मोहम्मद फैज़ान, अब्दुल मुईद सोबान की सालगिरह है, इसके बाद जी अब्दुल आहद राहील की सालगिरह है, और इसके बाद सालगिरह है जी मिन्हा राशिद की, मोइजुल हसन की सालगिरह है, फातिमा लियाकत, ये डॉटर हैं जी पार्लिमानी सेक्रेटरी एनवायरनमेंट कंवल लियाकत साहिबा की जी। आप सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। हमारी रिपोर्टर समरा हमारे साथ मौजूद है जी। मौसम की सूरत हाल उनसे जानेंगे जी, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। ऐसा ही है, बागों के शहर में स्मोक और फिजाई आलूदगी का राज बरकरार है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का इस वक्त पहला नंबर है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 285 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी आपको आगाह करते चले तो रायवन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 625 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से कैंट में 404 रिकॉर्ड की जा रही है। CRP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 304 तक रिकॉर्ड की जा रही है। सैयद मुरातब अली रोड पर 293 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। US कॉन्सुलेट में 281 तक रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी तरह से अगर हम MM आलम की बात कर लें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 265 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर में सुबह सवेरे हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, लेकिन फिर भी स्मोक में कमी नहीं आई क्योंकि लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार है। और इसी के साथ साथ स्मोक से बचाव के लिए शहरियों को माहिरीन की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और इसी के साथ साथ गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। जितना हो सकता है अपने आप को इस मुज़रे से, धुएं और फिजा से जो है वो महफूज रखें और इसी के साथ साथ माहौल दोस्त इक़दाम को भी यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल बारिश के कोई भी इम्कानात शहर लाहौर में मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे में ये इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि लाहौर में स्मोक के डेरे इसी तरह से बरकरार रहेंगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में भी इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त आसमान पर सूरज का राज है और सूरज अपनी किरणें भी बिखेर रहा है। कभी आसमान पर सूरज जलवागर हो जाता है तो कभी बादलों की ओट में छुप जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही पेशन गोई की गई है कि आज सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद थी। मौसम की सूरत हाल के बारे में बताया। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होनी है इंशाल्लाह जी मंडे को। अगर आपकी संडे को बर्थडे हमें पिक्चर्स भिजवा दें, संडे और मंडे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।